आज हम पढ़ रहे हैं फिनोल और एल्किल अल्कोहल, जिसको हम आर बॉन्ड OH के रूप में भी लिख सकते हैं। फिनोल और एल्किल अल्कोहल की एसिडिक नेचर, इनकी हम एसिडिक नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अम्लीय प्रकृति, इनकी अम्लीय नेचर जो है वो कैसी होती है। तो फिनोल की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार से है। आपके फिनोल, यहाँ पर जो हम इसमें OH लगाते हैं, यहाँ पर जो है 6 फिनोल की स्ट्रक्चर में 6 जो है कार्बन होते हैं, जिसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये कार्बन की स्ट्रक्चर जो है इसमें एक साइक्लिक संरचना के रूप में, एक चक्रीय संरचना के रूप में इसमें जो है कार्बन फिनोल में जुड़े हुए होते हैं। और इस कार्बन से जो है वो O बॉन्ड H यानी कि OH जो कि अल्कोहल है वो जुड़ा होता है। फिनोल में प्रत्येक कार्बन जो है sp2 संकृत होता है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट में जो है डबल बॉन्ड आते हैं, और जहां डबल बॉन्ड हो रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन जो क्या हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि sp2 संकृत कार्बन हो गया। उसी प्रकार से आप इस कार्बन को देख सकते हो, तो यहाँ पर फिर आपके डबल बॉन्ड आ रहा है और ये सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर जो है ये कार्बन वापस क्या हो जाएगा आपके sp2 संकृत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सारे कार्बनों को देख सकते हो, सभी कार्बनों में चूंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड प्रेजेंस होने के कारण ईच कार्बन एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और sp2 संकृत कार्बन जो है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने के कारण क्या होता है, इसमें कार्बन में जो है इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करनी होती है। sp2 संकृत हाइब्रिडाइज कार्बन तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन न लेने के कारण ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसकी नेचर कैसी है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता की नेचर है। तो जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर डोनेट करके खुद जो है प्रोटॉन के रूप में जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो चूंकि जब यहाँ पर बेंजीन यानी कि बेंजीन और अल्कोहल जो है, जो कि फिनोल स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, वो हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देने का यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वहां पर प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है फिनोक्साइड। कैसी स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कहां से, जो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को डोनेट किया था, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार से जो इसकी ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड। तो फिनोल जो है जब अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में डोनेट कर देगा यानी कि बाहर निकाल देगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, फिनोक्साइड बनेगी। अब हम देख सकते हैं कि बेंजीन में जो है रेजोनेंस पाया जाता है, तो वो रेजोनेंस जो है फिनोक्साइड आयन में भी है। तो और रेजोनेंस जो करते हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज होने का यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो है इस पूरी साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सर्कुलेशन करते रहते हैं, जिसके कारण इसमें रेजोनेंस आ जाता है, और रेजोनेंस जो करता है फिनोक्साइड आयन को स्टेबल बना देता है। इस कारण एक तो ये बात होगी कि इसमें हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के रूप में रिलीज हो रहा है, इसलिए अपनी एसिडिक नेचर को शो करता है। और जब ये हाइड्रोजन को रिलीज कर भी देगा, यानी कि हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल भी देगा, तो जो आयन बनेगा वो आयन बनेगा फिनोक्साइड। और फिनोक्साइड आयन भी जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के कारण, बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के कारण जो है क्या होगा, स्टेबल होगा। तो एक बात तो ये होगी कि ये दोनों जो है क्या होते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एल्किल अल्कोहल की। तो एल्किल अल्कोहल में हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर R की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, और चाहे तो हम यहाँ पर C2H5 को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए मैं मेथिल अल्कोहल को ही एग्जांपल के रूप में या समझाने के रूप में ले रहा हूं। हम देखते हैं कि कार्बन जो होते हैं वो होते हैं +I इफेक्ट के। यहाँ पर जो है CH3 जो है वो +I इफेक्ट का होता है, और ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किया था और हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल देता। वही चीज यहाँ पर भी होनी चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक बात तो यार, ये कार्बन जो है वो कौन सा है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 संकृत कार्बन है, और sp3 संकृत कार्बन जो होते हैं वो +I इफेक्ट को शो करते हैं, और +I इफेक्ट को शो करने का यहाँ पर कार्बन जो है
वो खुद अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ तो कार्बन जो थे वो कौन से थे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रॉन को अटेक्ट करते हैं, परंतु यहाँ पर जो है वो sp3 कार्बन है जो कि प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट को शो करने के कारण ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहा जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। और जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ने के कारण यहां से जो है चाहकर भी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं, और जब तक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं दे देता वो प्रोटॉन के रूप में H+ के रूप में जो है वो बन नहीं पाएगा, यानी कि रिलीज नहीं हो पाएगा। इसी कारण से ये क्या होता है, एल्किल अल्कोहल जो एसिडिक नेचर को शो नहीं करते हैं, यानी कि ये अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि एल्किल अल्कोहल में जो है वो H+ जो है यानी कि O बॉन्ड H जो है उसमें पोलरिटी नहीं आ पाती है, उसमें पोलरिटी यानी कि ध्रुवता नहीं आ पाएगी, और ध्रुवता नहीं होने के कारण O बॉन्ड H को हम ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। इस कारण से एल्किल अल्कोहल में हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के रूप में बाहर रिलीज नहीं हो पाएगा। अगर किसी कारण से हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स या कैटलिस्ट को लगा करके हम यहाँ पर हाइड्रोजन को रिलीज कर भी देते हैं, तो यहाँ पर जो आयन बनेगा वो बनेगा आपका एल्कोक्साइड आयन। कैसा बनेगा, एल्कोक्साइड। जैसे कि यहाँ पर O बॉन्ड माइनस आ रहा है, O के ऊपर माइनस आ रहा है, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो यहाँ पर जो है एल्कोक्साइड आयन बनेगा। जैसे कि यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बन रहा था, फिनोक्साइड आयन के बारे में बताया था मैंने आपको कि जो फिनोक्साइड आयन बनेगा वो रेजोनेंस नेचर के कारण स्टेबल होगा, परंतु यहाँ पर जो है ये अगर हाइड्रोजन को रिलीज कर भी देता है तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रही है उसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है, और रेजोनेंस नहीं होगा तो ये स्टेबल नहीं होगा। इसी कारण से ये जो है यानी कि एल्किल अल्कोहल जो है वो अम्लीय प्रकृति यानी कि एसिडिक नेचर को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि फिनोल जो है वो H+ को रिलीज करने के कारण ये एसिडिक नेचर को शो करते हैं, इसलिए फिनोल जो है अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जबकि एल्किल अल्कोहल जो अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास बेंजीन की, जो कि है फॉर्मिलीकरण। और फॉर्मिलीकरण रिएक्शन में हमारे पास मेन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हमारे पास गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन जैसा कि बता आपके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। नेम रिएक्शन वैसे ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम देखते हैं कि गाटरमान रिएक्शन जो फॉर्मिलीकरण का एक भाग है, गाटरमान रिएक्शन, वो रिएक्शन क्या बोलती है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल की हम अभिक्रिया, फिनोल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन साइनाइड, हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl की रिएक्शन करवाएंगे। हम पहले इसको देखते हैं कि जब हाइड्रोजन साइनाइड और HCl, तो रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन ये बोलती है कि जब फिनोल की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में, साथ में हमने उत्प्रेरक के रूप में किसको लिया है, जिंक क्लोराइड को लिया है। तो जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मध्यवर्ती उत्पाद इसमें एल्डिमिन प्राप्त होगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। यहां पर आपको क्या आ रहा है, HCN जो है गेन हो रहा है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, HCl से करवा रहे हैं। हाइड्रोजन साइनाइड HCl से रिएक्शन करेगा, तो जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो Cl बॉन्ड CH बॉन्ड NH। अब चूंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 3, यानी कि 3 वैलेंसी होती है। एक तो हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया है, 2 यहां पर हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड को लगा देंगे, तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड जो है कार्बन की वैलेंसी को भी कंप्लीट कर रहा है और नाइट्रोजन की वैलेंसी को भी कंप्लीट कर रहा है। ये जो हमारा कंपाउंड है वो क्या कहलाता है, एल्डिमीन कहलाता है। वापिस एक बार देख लेते हैं अपने इस रिएक्शन को। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवाई है HCl से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको CH दिखाई दे रहा है, ये CH जो है वो इस CH के पास में कौन चला जाएगा, Cl चला जाएगा। तो देख सकते हैं जब ये Cl CH के पास में जुड़ेगा तो CH के साथ में Cl को अपन ने यहाँ जोड़ रखा है इस प्रकार से। और यहाँ पर जो बचा हमारे पास N, ये N जो है वो किसको ले लेगा, नाइट्रोजन को ले लेगा। तो देख सकते हो आप नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो समूह है आपका वो क्या कहलाता है, एल्डिमिन कहलाता है, जो कि हमारा मिडिल कंपाउंड है, मध्यवर्ती समूह है। अब हम इस एल्डिमिन की रिएक्शन करवाएंगे फिनोल से। जैसा कि हमने गाटरमान रिएक्शन में पढ़ा था कि
फिनोल की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl के साथ में करवाएंगे जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हमें पहले तो एल्डिविन मध्यवर्ती के रूप में पता होगा, जिसको हमने एक सेपरेट रिएक्शन के द्वारा हमने अलग कर लिया है। अब ये एल्डिविन जो है यहाँ पर जो है फिनोल से रिएक्शन कर रहा है, तो हम यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन एल्डिविन से करवाएंगे, किसकी रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन जब हम एल्डिविन से करवाएंगे, जो कि हमने एक सेपरेट रिएक्शन में मध्यवर्ती यानी कि मिडिल कंपाउंड के रूप में गेन किया है, उसकी रिएक्शन हम फिनोल से करवा रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये Cl समूह जो है एल्डिविन का, ये Cl समूह जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, वो क्या करेगा, फिनोल के पेरा समूह पर, फिनोल का पेरा समूह कौन सा है, पेरा कार्बन ये है जो कि यहाँ पर OH जुड़ रहा है, तो इसका पेरा कार्बन कौन सा होगा, ये वाला। यहाँ पर क्या करेगा, ये इन दोनों को जो है यहाँ पे जोड़ेगा। तो जब ये दोनों यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन जो रिलीज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेगा तो ये हाइड्रोजन और ये Cl दोनों HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा यानी कि जो प्रोडक्ट गेन होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से पेरा समूह पर, OH तो हमारा था ही यहाँ पे, पेरा समूह पर आपका कौन आ जाएगा, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH समूह जो है यहाँ पर आपको आकर के इसमें जुड़ जाएगा। और वो Cl जो है यहाँ पर जब ये समूह आके जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन और ये Cl दोनों HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे, उनको यहाँ शो रिएक्शन में शो करने की जरूरत नहीं है, ये समूह जो यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर हमने ये देखा था कि जब हम फिनोल की रिएक्शन, गाटरमन रिएक्शन में ये पढ़ा था कि जब हमने फिनोल की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड और HCl से जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम करवाते हैं, विजिलेंस में करवाते हैं, तो हमें मिडिल कंपाउंड यानी कि मध्यवर्ती के रूप में एल्डिविन प्राप्त होता है। वो एल्डिविन जो है फिनोल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, फिनोल से रिएक्शन करके उसका जलीय अपघटन करने पर, इसका हमें जलीय अपघटन भी करना है यानी कि इसका हमने हाइड्रोलाइसिस भी करना है। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें एल्डिहाइड गेन होगा, तो पेरा हाइड्रोक्सी उसको हम बोलते हैं। यहां पर जो है OH तो ऐसा का ऐसा ही जुड़ा हुआ है और यहां पर जो है कौन आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पेरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। जब समूह जो है आमने सामने होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरा समूह, ठीक है ना। एक और चीज बताया था इसी के साथ ही में आपको, जब बेंजीन में दो समूह यहां पर जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो समूह। जब बेंजीन में इस प्रकार से एक समूह यहां जुड़ा हुआ है, एक समूह यहां जुड़ा हुआ यानी कि अल्टरनेट में जुड़े हुए हैं, एक को छोड़कर एक को, तो उसको बोलते हैं मेटा समूह। और यहाँ पर जो है जब आमने सामने बेंजीन पर, बेंजीन के जो 6 कार्बन होते हैं उनमें आमने सामने वाले कार्बनों पर 2 समूह जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेरा निर्देशी यानी कि पेरा समूह बोलते हैं। एक और चीज बताता हूं, इसमें बेंजीन में 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं, तो जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में 2 समूह 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ जुड़ते हैं तो हम एक फंक्शनल ग्रुप को तो सुफिक्स के रूप में यूज करेंगे और एक फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने एल्कोहल को, जो कि हमारा ओल, इसका सुफिक्स जो है ओल है और इसका प्रीफिक्स जो है वो हाइड्रोक्सी है, तो हमने OH को यहाँ पर क्या कहा है, हाइड्रोक्सी। और पेरा पे जुड़ रहा है इसलिए हमने इसको क्या बोला है, पेरा हाइड्रोक्सी। और बेंजीन तो ही साथ में एल्डिहाइड भी है, पेरा पर कौन हो गया, हाइड्रोक्सी, बीच में आ गया बेंजीन और यहाँ पर आ गया एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो गया, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। तो गाटरमन रिएक्शन में हमने फिनोल की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड HCl के साथ में करवाई जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें मध्यवर्ती यानी कि मिडिल कंपाउंड के रूप में एल्डिविन गेन हुआ है। ये एल्डिविन जो है वापस फिनोल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड हमें प्राप्त करवाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है रायमर-टिमान रिएक्शन। रायमर-टिमान रिएक्शन में हम फिनोल की रिएक्शन, जैसा कि आपके पास ये फिनोल बना हुआ है, हम कर रहे हैं अब रायमर-टिमान रिएक्शन। रायमर-टिमान रिएक्शन में हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। साथ में हमने यहाँ पर, चूंकि यहाँ 3 Cl जुड़े हुए हैं इसलिए हमें जो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है उसके भी 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। क्यों लेने हैं, ताकि ये Cl और ये 3 पोटेशियम दोनों जो है बाहर निकल सके। Cl और 3 पोटेशियम KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। रायमर-टिमान रिएक्शन में जो फिनोल हमने लिया है उसमें हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवा रहे हैं, साथ में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड गेन होगा। तो यहाँ पर हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्या होते हैं, मेटा हाइड्रोक्सी क्या हो गया और पेरा हाइड्रोक्सी क्या हो गया। यानी कि बेंजीन के ऊपर मैंने आपको ऑर्थो की स्ट्रक्चर भी बताई थी, मेटा की स्ट्रक्चर भी बताई है और पेरा की स्ट्रक्चर भी बताई है। अब इसमें जो बन रहा है कंपाउंड वो ऑर्थो निर्देशी है, ऑर्थो कंपाउंड बन रहा है। तो हम ऑर्थो को बनाने के लिए क्या करेंगे, पास वाले कार्बनों को ले लेंगे।
तो यहाँ पर तो हमारा OH जुड़ा हुआ है, वो OH अपन ने यहाँ पर ले ही लिया है और ये इस प्रकार से इसमें डबल बॉन्ड लगे हुए हैं और यहां हमने क्या जोड़ दिया है, CHO को जोड़ दिया है। नाम क्या आ रहा था, नाम आ रहा था ऑर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजील्डिहाइड। अभी इससे पहले वाली गाटरमान रिएक्शन में भी हमने एल्डिहाइड को बनाया था, तो यहाँ पर भी हमारे पास में एल्डिहाइड जो ऑर्थो समूह को जुड़ रहा है। इसको सैलिसैल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम भी है सैलिसैल्डिहाइड। तो एक तो कॉमन नेम की वजह से भी ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रही है और इसका खुद का एक नाम भी है जो कि हमारा क्या है, राइमर टीमान। तो राइमर टीमान नेम से भी ये रिएक्शन क्या हो रही है, इंपॉर्टेंट हो रही है। एक रिएक्शन और आ रही है राइमर टीमान की, तो आपको इसको इस रूप में याद रखना है कि यहाँ पर जो है हमने क्लोरोफॉर्म लिया है। एक रिएक्शन और है जिसमें हम यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड को ले रहे हैं, यहाँ पर हम CH को ना लेकर के CCl4 को ले रहे हैं और जब हम CCl4 को लेंगे यानी कि Cl4 हो जाएंगे तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, वो इसके बाद में देखेंगे अपन। तो राइमर टीमान की इस रिएक्शन में जिसमें हमने क्या करा है, फिनोल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड को गेन करा है, जिसको हम सैलिसैल्डिहाइड भी बोलते हैं। और इसके बाद जो रिएक्शन में एक और बता रहा हूं उसमें हमने क्या कर रखा है, उसको भी अपन साथ में ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है हम OH की रिएक्शन करवाएंगे, किससे, फिनोल की रिएक्शन हम करवाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है अपन ने, तो Cl4 लिए हैं, तो Cl4 लेंगे तो यहाँ पर हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कितने लेने होंगे, यहाँ पर हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे ताकि वो 4 Cl और 4 पोटेशियम दोनों बाहर निकल सके। जब हम यहाँ पर फिनोल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पर सेम टू सेम कोई डिफरेंस नहीं है, वहां एल्डिहाइड था, यहाँ में OH एसिड गेन होगा, तो यहाँ पर हमने OH को जोड़ दिया इस प्रकार से। यहाँ हमने क्या लगा दिया है, COOH जो कि हमारा कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसको हमने यहाँ जोड़ दिया। वहां भी ऑर्थो पे जुड़ा था, यहाँ भी ऑर्थो पे जुड़ेगा। इसको हम बोलेंगे क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका भी कॉमन नेम है जो कि है सैलिसिलिक एसिड। वहां बन रहा था सैलिसैल्डिहाइड, ये जो समूह है वो कौन सा है, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। और यहां जो बन रहा है वो है सैलिसिलिक एसिड। ये कौन है, सैलिसिलिक एसिड अम्ल। एक बार फिर देखते हैं, दोनों रिएक्शनों को हमें एक साथ याद करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिनोल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से करवा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं जिसमें क्लोरीन जो है 3 है, तो क्लोरीन 3 है तो 3 Cl को निकालने के लिए हमें 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेने हैं। जब हम इसको लेंगे तो हमें यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजील्डिहाइड गेन होगा, जिसको हम सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं। जब हमने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को ना लेकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड को लिया है, सेम रिएक्शन आ रही है, बस यहाँ क्लोरोफॉर्म है, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड है और यहाँ पर Cl4 है, तो 4 क्लोरीन को बाहर निकालने के लिए हमने यहाँ पे 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं ताकि 4 K और 4 Cl दोनों बाहर निकल सके। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, यहाँ पे 4 KCl लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 KCl इस प्रकार से। तो यहाँ जो है इसमें हमें सैलिसिलिक एसिड गेन हो रहा है और उसमें हमें सैलिसैल्डिहाइड गेन हो रहा है। दोनों रिएक्शन बहुत इजी हैं और दोनों में जो बनने वाले उत्पाद है, बनने वाले प्रोडक्ट है, वो भी एक कॉमन नेम से है, इसलिए रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये एक नेम रिएक्शन भी है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है।